हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस इंडिया एजुकेशन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैव अणु। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पुरानी, ठीक है। तो हमने पुराने वीडियो में मतलब पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा था, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के मेरे 2 पार्ट डले हुए हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन क्लासेस में आप अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का दो क्लासेस मिलेंगी। फर्स्ट पार्ट मिलेगा और सेकंड पार्ट मिलेगा। देन हमने पढ़ा था, फिर सेल पढ़ा था। सेल में देखा था हमने चार वीडियो डले हुए हैं मेरे सेल के। फर्स्ट पार्ट में देखा था कुछ सेल के बारे में, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफ्रेंशिएट किया था। देन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफ्रेंशिएट किया था। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मतलब कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया था। तो स्टूडेंट, आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो मैंने सेल पूरी डीपली तरीके से पढ़ाया है और उसके पहले इंट्रोडक्शन भी पढ़ाया है और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन के भी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ाया है प्लस कोशिका के भी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ाया है। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे पिछले वीडियो में जाके, ठीक है। और स्टूडेंट, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरा नया वीडियो मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैव अणु। क्या होते हैं जैव अणु? जीवों में पाए जाने वाले अणु। हमने देखा है बाहर वातावरण में हमको मिलते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन मिलते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना। ये हम बाहर देखते हैं, धरातल में देखते हैं, भूपर्पटी में देखते हैं, कंकर में देखते हैं, पत्थर में देखते हैं, सभी जगत में देखते हैं। क्या इन अणुओं को देखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। क्या आपको पता है कि ये मनुष्य में भी पाए जाते हैं ये अणु? इसी को तो बोलते हैं जैव अणु, है ना। तो यही है क्या, जैव अणु। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो मनुष्य के जैव अणु और जो धरातल या भूपर्पटी के जैव अणुओं में क्या अंतर है, क्योंकि हमारे में भी जैव अणु पाए जा रहे हैं और भूपर्पटी में भी जैव अणु पाए जा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं जीव व निर्जीव में पाए जाने वाले तत्व। देखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी में पाए जाते हैं, मतलब निर्जीव में भी पाए जाएंगे और सजीव में भी पाए जाएंगे। अंतर ये होता है कि ज़्यादा और कम पाए जाने वाला अंतर होता है ना। देखो, हाइड्रोजन जो पाया जाता है मनुष्य के शरीर में 0.5 पाया जाता है, मतलब कि वातावरण से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। वातावरण से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। फिर देखते हैं कार्बन 0.03 पाया जाता है, कहाँ? भूपर्पटी में पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में कितना पाया जाता है स्टूडेंट? 18.5 पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि कार्बन कितने % मनुष्य के शरीर में होता है और हाइड्रोजन कितने % मनुष्य के शरीर में होता है और भूपर्पटी में कितना होता है। बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन कितना होता है? 65% होता है। किसमें? मनुष्य के शरीर में। और भूपर्पटी में होता है 46.6%। ये क्वेश्चन हमेशा पाए जाते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन से अणु पाए जाते हैं। तो कौन से अणु पाए जाते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। किसकी अपेक्षा? भूपर्पटी या निर्जीव की अपेक्षा, ठीक है। निर्जीव की अपेक्षा सजीव में मतलब मनुष्य के शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन 2 तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मनुष्य की बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है स्टूडेंट? भूपर्पटी में 46.6 और मनुष्य के शरीर में 65, ठीक है। तो नाइट्रोजन, तो मैंने कुछ ऑर्डर लिखा है, ठीक है। ये है ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर है? इन ह्यूमन बॉडी का ऑर्डर है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जा रहा है? ऑक्सीजन पाया जा रहा है 65%। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। देन कार्बन, है ना। कार्बन कितने % है? 18.5% है। कार्बन कितने % है? 18.5% है। और नाइट्रोजन कितने % है? नाइट्रोजन है हमारा 3.3% और हाइड्रोजन कितने % है? लास्ट 0.05%। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, मतलब फोर्थ में क्या है? हाइड्रोजन। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। ऑक्सीजन 46.6% है भूपर्पटी में और मनुष्य के शरीर में 60.50 और नाइट्रोजन कितना? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है या बहुत थोड़ा पाया जाएगा। इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी में क्या है? 3.3% है और सल्फर 0.03% और इन ह्यूमन बॉडी 0.3%, ठीक है। सोडियम है 2.8% वातावरण में या भूपर्पटी में और ह्यूमन बॉडी में 0.2% है। ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में सोडियम कितने % पाया जाता है, तो 0.2% पाया जाता है। अब देखते हैं कैल्शियम कहाँ कितना पाया जाता है? भूपर्पटी में 3.6% और मनुष्य के शरीर में कितना पाया जाता है स्टूडेंट? 1.5%। मैग्नीशियम है 2.1% और जो ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम 0.1% पाया जाता है। ये अभी हमने जैव अणुओं के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने डिफ्रेंशिएट किए हैं कि वातावरण के अणुओं में और मनुष्य के अणुओं में क्या अंतर होता है। तो किस चीज़ का अंतर होता है?
परसेंट का अंतर होता है ना, मतलब कितने परसेंट ज़्यादा होगा, कितने परसेंट कम होगा। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं मनुष्य के शरीर में अब हमको पता चल गया कि जैव अणु भी होते हैं, जो हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन पढ़ते हैं, ये सब बाहर भी देखने मिलता है और शरीर के अंदर भी देखने मिलता है। अब देखते हैं, अब हमको पता कैसे करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर है। तो एक रासायनिक विश्लेषण करते हैं हम, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी स्टूडेंट। जैव अणु आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसान तरीके से जैव अणु समझाऊंगी मैं आपको कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। हमने देख लिया कि जीव और निर्जीव में कैसे हमने अलग अलग किए, ठीक है, कैसे हम पता कर सकते हैं। अब हम पता करने की विधि देखते हैं। सबसे पहले 1 किलो जीव ऊतक, या हमारे शरीर का ऊतक ले लो, या प्लांट का कोई ऊतक ले लो, कोई भी प्लांट का एक ऊतक निकाल के, एक टुकड़ा निकाल करके ले लेते हैं। जैसे हमारे शरीर का एक टुकड़ा ले लिया, मतलब लीवर का टुकड़ा ले लिया, आप कहीं का भी कोई भी ऑर्गन का टुकड़ा ले सकते हैं। और प्लांट का भी कोई पत्ती का टुकड़ा ले लें, है ना, कोई पत्ती का टुकड़ा ले लें, कोई ऊतक का टुकड़ा ले लें प्लांट के। तो सबसे पहले क्या लिए हमने, जीव ऊतक लिए, ठीक है, या तो प्लांट का लिए या ह्यूमन का लिए, ठीक है, या एनिमल का लिए। तो हम देख रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट, रासायनिक संगठन का विश्लेषण कर रहे हैं कि हम हमारे शरीर के जैव अणु में मतलब कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, इसका विश्लेषण कैसे करें, पता कैसे लगाएं। तो पता लगाने की एक आसान विधि हम देखते हैं कि जीव ऊतक ले ली हमने, फिर उसको जीव ऊतक को पीसते हैं, एक मतलब मूसल के द्वारा पीसते हैं, ठीक है। पीसते हैं, किसके साथ पीसते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के द्वारा पीसते हैं। आप जैसे कि दवाइयाँ बनाते होंगे, कुछ जड़ी बूटियाँ की दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे कूटते हैं ना, जैसे कूटते हैं तो पहले एक वो ले लिए, पात्र ले लिए, मतलब एक जो लोहे का और रहता है किसी के यहाँ, देखोगे मसाले वगैरह कूटा जाता था पहले, ठीक है। तो उसमें क्या करें हमने, सबसे पहले ऊतक डाले, ठीक है, प्लांट का ऊतक या एनिमल का ऊतक डाले। उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिलाकर पीसते हैं। जैसे कि हम कभी भी कोई भी चीज़ को या मिक्सर में पीसते हैं या ग्राइंडर में पीसते हैं या कुछ में पीसते हैं, तो उसको अच्छे से मिक्स होने के लिए कुछ चाहिए ना, वैसे ही हम समझ लो कि पीसने के साथ क्या मिलाते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाते हैं, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है, और अच्छे से रिएक्शन हो। उसके बाद फिर देखते हैं गाढ़ा पदार्थ मिलता है ना, गाढ़ा पदार्थ मिलता है या स्लरी मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लरी या गाढ़ा पदार्थ मिलता है, ठीक है। अब ये गाढ़ा पदार्थ मिलता है तो इसको छान लेते हैं। क्या करते हैं, एक कपड़े में मतलब पूरा पदार्थ को ले लिया, उसके बाद फिर उसको निचोड़ लिया, छान लिया। जब निचोड़ लिया, छान लिया, जैसे कि मान लो ये इसमें हम लोग कूट रहे हैं, यहाँ एक ऊतक का टुकड़ा ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें ट्राइक्लोरो और एसिटिक एसिड मिलाकर अच्छी ज़ोर से ऐसा पीसते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़ोर से पीसते हैं। उसके बाद फिर इसको छान लेते हैं, निचोड़ के क्या कर लेते हैं, छान लिए। अब ये छानने में हमको क्या मिल गया, एक लिक्विड मिल गया या गाढ़ा पदार्थ मिल गया, ठीक है। अब गाढ़ा पदार्थ मिल गया, फिर उसको छान लिए, तो फिर उसको जब छानेंगे, ठीक है, छानेंगे तो कुछ तरी में बैठ जाएगा और कुछ ऊपर तैरते हुए रहेगा। जैसे कि ये कुछ नीचे बैठ गया है, समझ लो, ठीक है, ये क्या है, नीचे बैठ गया और कुछ ऊपर ही तैर रहा है, मतलब ऊपर ही तैर रहा है। आपने देखे होगे कभी कुछ छानते हो, शरबत वगैरह कुछ छानते होगे, ठीक है, चाय छानते हो तो चाय पत्ती जैसे ऊपर ही छन के ऊपर आ जाती है और नीचे क्या मिल जाती है, हमको चाय मिल जाती है, देखा होगा, ठीक है। तो जो छना हुआ रहता है, जो नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, निस्यंद बोलते हैं या फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निस्यंद या फिल्ट्रेट, जो नीचे है, ठीक है, निस्यंद है मतलब फिल्ट्रेट है। और जो ऊपर है, जो बिना छना है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, धरित बोलते हैं या रेटेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरित या रेटेंटेड बोलते हैं। तो जो नीचे छन गया उसको बोलेंगे निस्यंद या फिल्ट्रेट, और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, धरित या रिटेंटेड बोलेंगे। ये स्टूडेंट नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और मैं आपको बेसिक से काफ़ी डीप तक जाऊँगी, तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आने वाले क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, और बड़े एग्जाम के लिए भी, SSC के लिए, CGL के लिए जो साइंस पूछता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत बेसिक से हाई तक जा रहे हैं इस चैप्टर में भी। तो निस्यंद में हमने देखे थे, निस्यंद जो नीचे बैठ गया था, और जो धरित जो ऊपर है, मतलब जो छना नहीं था, ठीक है, जो छना नहीं था वो धरित है, जो ऊपर है, ठीक है। तो जो निस्यंद होता है वो अम्ल में विलेय होता है। ये क्या है स्टूडेंट, अम्ल में विलेय है, मतलब किसी भी अम्ल में क्या होता है, ये विलेय होता है। और ये क्या होते हैं, जैव सूक्ष्माणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जैव सूक्ष्माणु कहलाते हैं।
और ये जो धरित होते हैं, रिटेंटेट होते हैं, ये अम्ल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? अम्ल में अविलेय, मतलब ये क्या होंगे? अम्ल में अविलेय होंगे और जैव दीर्घ अणु कहलाते हैं, है ना। अब ये सूक्ष्म अणु कहलाएंगे और ये दीर्घ अणु कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? जो इनका आणविक भार होता है, निस्यंद या फिल्ट्रेट का आणविक भार जो होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। कितना होता है? 1000 डाल्टन से कम होता है। और जो धरित या जैव दीर्घ अणु होते हैं, इनका जो आणविक भार होता है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप कि जो रिटेंटेट या धरित का जो आणविक भार होता है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, और जो निस्यंद या फिल्ट्रेट का आणविक भार जो होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, मतलब 18 से 800, है ना, 18 से 800 डाल्टन होता है। तो निस्यंद में कौन कौन से आते हैं? अमीनो अम्ल आएंगे और न्यूक्लियोटाइड आएंगे, मतलब कि इनका आणविक भार बहुत ही कम होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? अमीनो अम्ल है और न्यूक्लियोटाइड है। अमीनो अम्ल और क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोटीन, जो अमीनो अम्ल का आणविक भार कम होगा और प्रोटीन का आणविक भार ज़्यादा होगा, इसलिए जो जैव सूक्ष्म अणु में आएंगे अमीनो अम्ल और जो जैव दीर्घ अणु में आएंगे प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल क्या है स्टूडेंट? जैव दीर्घ अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और जो ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, और माइक्रो में है अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये जो हमने क्या पढ़ा है अभी, केवल और केवल हमने पढ़ा है कि रासायनिक विश्लेषण कैसे कर रहे हैं। हमारे अंदर भी जैव अणु हैं, ठीक है, और वातावरण में जैव अणु हैं। तो हमारे अंदर जैव अणु का पता कैसे लगाते हैं? इस अभिक्रिया के द्वारा या इस रासायनिक विश्लेषण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जैव अणु हैं। तो ये देखा था हमने, एक प्रयोग है स्टूडेंट, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ मैं आपको, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीजीएल में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और मैं पूरा आपको अच्छे डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको। ठीक, अब हम देखते हैं कोशिका के जैव अणु। ठीक है, कोशिका के जैव अणु अभी हमने देखे थे कि जो अणु, ठीक है, वातावरण के अणु और मनुष्य के अंदर जो अणु हो रहे थे उसमें डिफ्रेंशिएट देखा था कि भार के आधार पर, अलग अलग भार प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, और देखा था हमने कि जो अणु का रासायनिक विश्लेषण की विधि देखा था एक हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोशिका में कौन कौन से जैव अणु होते हैं। तो स्टूडेंट, कोशिका में होते हैं अकार्बनिक जैव अणु होते हैं और कार्बनिक जैव अणु होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन पहले पढ़ते थे कि कार्बनिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन प्रेजेंट होती है तो वो क्या होते हैं? कार्बनिक। और जिनमें कार्बन अब्सेंट होती है तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट? अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एक्चुअल में नहीं है कि कार्बन प्रेजेंट होंगे तो कार्बनिक होंगे और कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे तो अकार्बनिक होंगे, ये बिल्कुल एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। तो कार्बनिक क्या होंगे? अब देखते हैं हम एक्चुअल में जो डेफिनेशन होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो बंध होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होता है एक सीधी श्रृंखला में होता है, मतलब एक चैन के रूप में होते हैं। ठीक है, तो एक चैन के रूप में होते हैं तो वो क्या होंगे? कार्बनिक होंगे। और अकार्बनिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो बंध होते हैं वो सीधी श्रृंखला में या एक चैन के रूप में नहीं होते तो वो क्या होंगे? अकार्बनिक। मतलब ये ऐसी चैन में प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें जो ये कार्बन हाइड्रोजन के जो बीच की जो चैन है वो प्रेजेंट होती है किसमें? कार्बनिक में। ठीक है, क्योंकि अकार्बनिक में जैसे कि यहाँ पर भी कार्बन है तो हम इसको क्या कार्बनिक बोल देंगे क्या कैल्शियम को? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि यहाँ भी तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो ये कार्बन नहीं, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन की जो श्रृंखला है या जो चैन है वो अब्सेंट है। और कार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो चैन होती है वो प्रेजेंट होती, तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट? कार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक में देखते हैं क्या क्या आएंगे? H2O आएगा, जल आएगा, कैल्शियम आएगा, सोडियम आएगा, क्लोराइड आएगा, और क्या आएगा? कैल्शियम आएगा और कैल्शियम क्लोराइड जो एक यौगिक है ना। इसमें क्या है? ये तत्व है, हाइड्रोजन मतलब जल क्या है? तत्व है, कैल्शियम भी एक तत्व है, सोडियम आयंस है, ठीक है, क्लोराइड भी आयंस है, कैल्शियम भी आयन है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक क्या है? यौगिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बनिक, है ना, कार्बनिक में आते हैं लघु कार्बनिक आते हैं और दीर्घ कार्बनिक। लघु कार्बनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो चैन होती है बहुत ही कम संख्या में होती है, तो वो होंगे लघु कार्बनिक। और दीर्घ कार्बनिक में क्या होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच की श्रृंखला है या जो चैन है वो ज़्यादा संख्या में होगी या ज़्यादा संख्या में होगी, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? दीर्घ कार्बनिक बोलेंगे। लघु कार्बनिक का एग्जाम्पल क्या है? अमाइनो एसिड। क्या है? अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल। और दीर्घ कार्बनिक का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? प्रोटीन है। तो लघु कार्बनिक मतलब
कम संख्या में होंगी ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंद, दीर्घ कार्बनिक में अधिक संख्या में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंद होगा वो अधिक संख्या में होगा। जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में एक हम घर बना रहे हैं, ठीक है, घर बना रहे हैं तो जो ईंट है, ईंट सबसे इंपॉर्टेंट होगी, मतलब सबसे बहुत सारी ईंट से मिलकर के क्या बनेगी, दीवार बनेगी, एक कमरा बनेगा, है ना। तो एक अमीनो अम्ल का देखा जाए तो क्या है, एक ईंट है, तो अब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलेंगे, मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलेंगे तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन। वैसे ही एक ईंट या बहुत सारी ईंट मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, दीवार का निर्माण करती हैं। तो ये एग्जाम्पल के रूप से भी हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अकार्बनिक में जल, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कोशिका में जैव अणु में सबसे ज़्यादा जो अकार्बनिक अणु पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, जल का पाया जाता है। मतलब कोशिका के जैव अणु में कार्बनिक होते हैं और अकार्बनिक होते हैं। तो अकार्बनिक में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है जल, और जो कार्बनिक में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या है स्टूडेंट, प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि कार्बनिक में सबसे ज़्यादा कोशिका में क्या होता है, जल, वो प्रोटीन होता है, और अकार्बनिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जल, है ना। अकार्बनिक में हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल जल का। तो जल में देखते हैं मनुष्य के शरीर में 65 से 70% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जल होता है, और मनुष्य का शरीर कितने परसेंट का बना होता है, जल का 65 से 70%। अगर किसी ह्यूमन का वेट है 70 kg है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम 40 लीटर कितना होगा, 42, 45 या 50 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, मतलब 65 से 70% टोटल बॉडी वेट का किसका स्टूडेंट, टोटल बॉडी वेट का क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, टोटल बॉडी वेट का क्या होता है, वाटर होता है। कितना, 65 से 70। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, टोटल बॉडी वेट का 65 to 70% होता है। अब देखते हैं जीव द्रव्य, है ना। जल कितना होता है जीव द्रव्य में, 80% होता है। मान लो कि मैंने ये बनाया है एक सेल, ठीक है, तो ये हो गया केंद्रक। ठीक है, इसके अंदर क्या है, केंद्रक द्रव्य है। ये क्या, केंद्रक झिल्ली है, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो द्रव होगा उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। और जो ये कोशिका के बाहर जो द्रव, कोशिका के जो अंदर द्रव्य है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये केंद्रक द्रव्य है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य ये अंदर का द्रव्य हो गया, और ये क्या है, बाहर का कोशिकीय द्रव्य है। क्या है, कोशिकीय द्रव्य है। ठीक है, जो कोशिकीय द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो ये जो जीव द्रव्य है, ये जो जीव द्रव्य है टोटल कितना होता है, 80% होता है। ठीक है, जीव द्रव्य में जल कितना होता है, 80% होता है। और क्या होता है, कोशिकीय जल, कोशिकीय जल कितना होता है, 95%। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कोशिकीय जल है, ये जो है केंद्रक के बाहर जो द्रव प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय द्रव। तो ये जो कोशिकीय द्रव ये कितना होता है, 95% होता है। टोटल जल, टोटल मतलब जो कोशिका का कितना होता है स्टूडेंट, 95% होता है। तो ये स्वतंत्र जल है, केवल और केवल जल होता है। मतलब स्वतंत्र जल मतलब सिर्फ और सिर्फ जल होगा, इसमें दूसरे पदार्थ बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। और जो 5% होता है वो संयुक्त जल होता है। संयुक्त जल में क्या क्या आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, वसा आ जाएगी, है ना, कुछ मिनरल्स आ जाएंगे, माइक्रो मिनरल्स आ जाएंगे या माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये 5% में होगा। ऑर्गेनिल्स में जो जल होगा वो हो जाएगा संयुक्त जल में जो 5% है। मतलब दूसरे भी अणु होंगे उसमें जो 5% जल में। ठीक है, और जो 95% जल तो स्वतंत्र जल है, केवल जल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। जीव द्रव्य 80% है, कोशिकीय जल है 95%, जो स्वतंत्र जल है, जो 5% जल है वो क्या है, संयुक्त जल। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो दो हाइड्रोजन अणुओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 104.5 डिग्री का कोण होता है। किसमें, दो हाइड्रोजन अणुओं के बीच में होता है। और एक जल का अणु, ये क्या है, जल का फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना, ये क्या है, जल का फॉर्मूला है, मतलब H2O है। तो जो H2O के बीच में जो कोण होता है वो कितने अंश का कोण होता है, 180 अंश का कोण होता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोजन है, मतलब ये दो हाइड्रोजन के बीच में कितने अंश का कोण होगा, 104.5 अंश का कोण होगा। अगर हम पूरा देख लेंगे, है ना, मतलब ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनके बीच में कितने अंश का कोण होगा स्टूडेंट, 180 अंश का कोण होगा। ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन के बीच में 104.5 अंश का कोण होगा, और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में कितने अंश का कोण होगा, मतलब जल के अणु के बीच में कितने अंश का कोण होगा स्टूडेंट, 180 अंश का कोण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जल के कार्य, है ना।
तो जल का मतलब शरीर का निर्माण ही किसके द्वारा, जल के द्वारा होता है शरीर का निर्माण। अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि जीव द्रव्य में कितने % जल होता है, 80% जल होता है, मतलब शरीर का निर्माण ही जल से हो रहा है। ठीक है, तो शरीर का निर्माण ही जल से हो रहा है, जीव द्रव्य में जब 80% है तो शरीर का निर्माण ही जल से हो रहा है। ठीक है, अब विलायक की भांति काम करता है, जितने भी पदार्थ होते हैं ना, भोज्य पदार्थ होते हैं, सब कुछ तो जल में ही मिलकर के ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मतलब कि पोषक तत्वों का ट्रांसफर करने का काम कौन करता है स्टूडेंट, जल करता है। अब नेक्स्ट क्या, ताप नियंत्रक है ना, मतलब कि थर्मो रेगुलेशन भी कौन करता है, जल करता है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी कौन करता है, जल करता है। उत्सर्जन करता है, मतलब एक्सक्रीशन करता है, और मतलब वर्ज्य पदार्थों को बाहर करने का काम करता है कौन, जल करता है। नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, मतलब कि बहुत सारे अंदर इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं ना, जो बहुत ही नाजुक होते हैं, यकृत, आमाशय, इंटेस्टाइन, ये सब क्या इंटरनल ऑर्गन है, तो इनकी सुरक्षा करने का काम कौन करेगा, जल करेगा। और लुब्रिकेंट बनाता है, मतलब कि स्नेह की भांति काम करता है, तो कौन करता है, जल। लुब्रिकेंट बनाता है, चिकना बनाता है, जिसके कारण जो है बाहरी आघातों से मतलब रक्षा हो जाती है ना, मतलब बाहर के अगर कोई भी आघात, जैसे अंदर इंटरनल ऑर्गन है तो जल के कारण ही, क्योंकि जल क्या स्नेह का काम कर रहा है और अंदर के अंगों की सुरक्षा कर रहा है, तो ये बाहरी आघातों से भी रक्षा करता है जल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकार्बनिक जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका में वो है जल, और कार्बनिक जो अणु है वो है प्रोटीन है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 65-70% जल होता है, जीवद्रव्य में 80% जल होता है टोटल बॉडी वेट का। ठीक है, कोशिका के सूक्ष्म अणु, तो कोशिका के सूक्ष्म अणु कौन कौन से होते हैं, खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो अमीनो अम्ल क्या हो गए, सूक्ष्म अणु हो गए। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो सूक्ष्म अणु होंगे। तो कोशिका के सूक्ष्म अणु कौन कौन से हो गए, खनिज लवण हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, और न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब नेक्स्ट है कोशिका के दीर्घ अणु। कोशिका के दीर्घ अणु मतलब कोशिका में बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और सूक्ष्म अणु बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कौन कौन से अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, और न्यूक्लिक अम्ल है। और सबसे ज़्यादा अगर कोशिका के दीर्घ अणु में ये भी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सा दीर्घ अणु पाया जाता है कोशिका में, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा दीर्घ अणु पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एक एक से सारे अणुओं का अध्ययन करेंगे, खनिज मतलब सूक्ष्म अणुओं का भी अध्ययन करेंगे और दीर्घ अणुओं का भी अध्ययन करेंगे। खनिज लवण में देखते हैं हम, खनिज लवण में बॉडी में जो होते हैं मुख्य खनिज लवण को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं या मेजर मिनरल्स भी बोलते हैं। और जो सूक्ष्म खनिज लवण को क्या बोलते हैं, माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं और माइनर मिनरल्स भी बोलते हैं। जो मैक्रो मिनरल्स या मेजर मिनरल्स होते हैं वो 70 mg/kg बॉडी वेट से ज़्यादा आवश्यक होते हैं बॉडी के लिए, मतलब ये ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और जो सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं वो 70 mg/kg बॉडी वेट से कम आवश्यकता होती है, इसलिए वो क्या है, सूक्ष्म खनिज लवण है। अब देखते हैं कि मैक्रो या मेजर खनिज लवण कौन कौन से होते हैं, ये आते हैं, मतलब ये जैसे ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा मैक्रो खनिज लवण है या कौन सा मेजर खनिज लवण है, तो ऑप्शन दे देगा कैल्शियम दे देगा, और यहाँ से दे देगा 3 ऑप्शन दे देगा, आयरन, आयोडीन, कॉपर, और एक ऑप्शन यहाँ का डाल देगा कैल्शियम। तो हमको उसमें से याद रहना चाहिए कि मैक्रो कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं। तो मैक्रो क्या है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम और सल्फर है। ये जो जितने भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 सभी लोगों को याद होने चाहिए कि 7 है जो मैक्रो खनिज लवण में आते हैं। और बाकी के जितने भी आते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, फ्लोरीन, और वो है सिलिकॉन है, बोरान है, एल्यूमिनियम है, और बाकी के और भी आते हैं, जितने भी आते होंगे प्रकृति में या बॉडी में, तो वो सारे कहाँ किस में आएंगे, सूक्ष्म खनिज लवण या माइक्रो खनिज लवण में आएंगे। अब हमको इसको याद करना है, तो याद कैसे करेंगे, एक आध ट्रिक बनाते हैं ना। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम और सल्फर। ठीक है,
कैप मांगो ना कल के सफ़र के लिए, बेस्ट ट्रिक है। तो हम ये इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैप मांगो ना कल के सफ़र के लिए, है ना। तो कितने हो गए? 7 हो गए, है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम और सल्फर, ये हो गए हमारे क्या, मैक्रो, मेजर या मुख्य खनिज लवण हो गए। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। कैल्शियम, कैल्शियम किस में आ रहा था? ट्रेस मिनरल्स या मैक्रो मिनरल्स या मेजर मिनरल्स या मुख्य मिनरल्स में। सबसे पहला टाइप क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम जो मैक्रो मिनरल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों में और दांतों में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाता है? पादपों की भित्ति में। पादपों की भित्ति में किस रूप में पाया जाता है कैल्शियम? कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। और रुधिर का थक्का बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, रुधिर का थक्का में जो चौथा कारक होता है ना, चौथे कारक के रूप में कैल्शियम होता है। हमने देखे थे कि रुधिर के थक्के में कितने कारक होते हैं? 12 कारक, या किसी बुक में 13 कारक भी लिखा होता है, तो 13 कारक ही माना जाएगा उसको। तो रुधिर के थक्के जमने के लिए 13 कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से चौथा कारक क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो चौथे कारक के रूप में होता है कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्जेलेट के अणु बना लेता है, जो एक तरह की पथरी है या स्टोन कैल्कुलाई है। क्या है? एक तरह की पथरी या स्टोन कैल्कुलाई, है ना, जो पथरी होती है वो है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर बनती है, ऐसे नहीं बनती है ना, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर बनती है। इसीलिए आपने देखा सुना होगा कभी, जिसको पथरी होती है तो उसको टमाटर खाने से मना करते हैं ना, पत्ता गोभी खाने से मना करते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो जो कैल्शियम होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के अणु बना लेता है, जो ठोस अणु होते हैं, क्रिस्टल अणु होते हैं, जो एक तरह की पथरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी का 99% कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होगा और दांतों में होगा, है ना। मतलब पूरी बॉडी का जितनी भी बॉडी में कैल्शियम होता है, अगर पूरी बॉडी में 100% कैल्शियम होगा तो 100 में से 99% सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? दांतों में होगा और हड्डियों में होगा। नेक्स्ट क्या है कि रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है। मैंने अभी आपको बताया था कि रक्त के थक्के का जो चौथा कारक है तो उसमें मतलब मदद करता है। तो रक्त के थक्के निर्माण का कौन सा कारक है? चौथे कारक के रूप में कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्या? दूध निर्माण में। अब कैल्शियम हम सभी जानते हैं कि दूध में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो दूध के निर्माण में भी सहायक होगा कैल्शियम। और ब्लड में, है ना, ब्लड में कितने ग्राम कैल्शियम होता है? मिलीग्राम होता है। 9 से 11 मिलीग्राम ब्लड में होता है पर 100 ml ब्लड में। पर 100 ml ब्लड में कितना होगा? 9 से 11 मिलीग्राम कैल्शियम होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, अब कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो इसकी कमी से रोग भी होंगे। अब हमने देखा कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा हड्डियों में पाया जा रहा है, दांतों में पाया जा रहा है, तो जो रोग होंगे तो दांतों से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड होंगे। तो हड्डियों से रिलेटेड कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। याद रखना स्टूडेंट, ये जो रिकेट्स रोग होता है ये छोटे छोटे बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है, रिकेट्स रोग में क्या होता है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जैसे कि पैर की हड्डियां हो जाएंगी तो एकदम टेढ़ी हो जाती है, जैसे नॉर्मल हड्डी है तो ये टेढ़ी हो जाएगी। तो जो रिकेट्स में होता है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये वयस्कों में होता है ना, वयस्क मनुष्यों में होता है। इसमें हड्डियां विकृत हो जाएंगी, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाएंगी और अजीब सा आकार मतलब धारण कर लेंगी हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, ये होता है बूढ़ों में होता है, बूढ़े मनुष्यों में होता है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, बारीक बारीक से गड्ढे हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रैक्चर जल्दी से हो जाते हैं हड्डियों के, है ना। तो ये रोग कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस। तीनों रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं कि जो छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है या ऑस्टियोमलेशिया होता है या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो रिकेट्स किस में होगा? छोटे बच्चों में होगा। और ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा? वयस्कों में होगा। और जो ऑस्टियोपोरोसिस किस में होगा? बूढ़े मनुष्य में होगा। अब अगर किसी को कैल्शियम की कमी पाई जा रही है ना बॉडी में, तो कहाँ कहाँ से वो कैल्शियम ले सकते हैं? बोन मिल, है ना। अगर कोई नॉन वेज खाते होंगे या अगर
तो बोन मिल वैसे ही मिल जाता है उनको ना, बोन खाने से, तो बोन मिल ले सकते हैं। बोन मिल अलग से पैकेट्स में भी आता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स मिक्सचर है ना, कई सारे सिरप होते हैं या कई सारी टैबलेट होती हैं मिनरल्स मिक्सचर की, तो वो ले सकते हैं। फिर कैल्शियम टैबलेट अलग से आती हैं, कैल्शियम टैबलेट, तो कैल्शियम टैबलेट ले सकते हैं। सी फूड में क्या होते हैं, काफ़ी फिश होती हैं और मतलब घेंगा होता है, तो ये सी फूड भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है बॉडी को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट फास्फोरस। फास्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम इंपॉर्टेंट है वैसे ही फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, और हमेशा कैल्शियम के साथ फास्फोरस पाया जाता है। कहाँ? दांतों में पाया जाता है और हड्डियों में पाया जाता है। लगभग शरीर का 80% फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है और हड्डियों में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम 99% होता है वैसे ही फास्फोरस भी 80% दांतों में और हड्डियों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम आहार में, सामान्य आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 2:1 होना ही चाहिए। मतलब अगर आपने कैल्शियम लिया है 2 के अनुपात में लिया है तो आपको फास्फोरस भी 1 के अनुपात में खाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? कार्य, है ना। फास्फोरस के कार्य क्या है? फास्फोलिपिड का घटक है। अब फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली का मुख्य अवयव क्या है? फास्फोलिपिड है ना। कोशिका मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है। तो ऑब्वियसली बिना फास्फोरस के तो कोशिका झिल्ली का निर्माण होगा ही नहीं, इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन मतलब का निर्माण में कौन सहायक है? फास्फोरस सहायक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एटीपी और एडीपी के निर्माण में सहायक है। तो इसके नाम में हम फुल फॉर्म देखते हैं एटीपी का और एडीपी का। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लास्ट में फॉस्फेट आ रहा है ना, तो फास्फोरस के द्वारा ही एडीपी का और एटीपी का निर्माण होता है। और ऊर्जा मुद्रा को ट्रांसफर, मतलब ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं? हम एटीपी को ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं ना। जो हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होती है वो एटीपी के रूप में होती है। तो एटीपी के ट्रांसफर में भी सहायक होता है कौन? फास्फोरस। अब सहायक कैसे हुआ? कोशिका झिल्ली का घटक अभी मैंने आपको बताया था, और कोशिका झिल्ली का भी काम क्या है कि अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करना, तो ऊर्जा मुद्रा में या एटीपी के ट्रांसफर में भी सहायक होता है। अब स्ट्रेस चक्र को नियमित बनाने में भी सहायक होता है। जो स्ट्रेस चक्र चलता है ना फीमेल में, महिलाओं में जो स्ट्रेस साइकिल चलता है उसको नियमित बनाने के लिए भी आवश्यक होता है फास्फोरस। और भूख के लिए भी आवश्यक होता है। कई सारे भूख बढ़ाने वाले जो सिरप होते हैं उसमें फास्फोरस का कंटेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कमी से रोग कौन से होंगे। अब इसकी कमी से जब भूख के लिए आवश्यक है ये, तो अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी बॉडी में तो भूख में भी कमी आ जाएगी। भूख में कमी आ जाएगी तो कमजोरी होगी और वेट लॉस होगा, वीकनेस आएगी, वेट लॉस होगा। और एक रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है फास्फोरस की कमी से होने वाला, पाइका। वेरी इंपॉर्टेंट रोग है ये पाइका को एलेक्ट्रोफेजिया भी बोलते हैं। कभी कभी आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा कि अखाद्य वस्तुएं खाने लगते हैं, मतलब किसी भी मिट्टी का टुकड़ा उठाकर खाने लगेंगे या कोई भी चीज़ चौक खाने लगेंगे कहीं की भी, तो ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? पाइका की कमी से होता है, जिसको एलेक्ट्रोफेजिया भी बोलते हैं। तो इनको फास्फोरस और कैल्शियम युक्त डाइट दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीसी की झिल्ली फट जाती है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है बॉडी में तो मतलब झिल्ली के कंटेंट में फास्फोरस होता है, इसीलिए क्या होता है? आरबीसी की झिल्ली फट जाती है, जिसके कारण मतलब यूरिन में भी फास्फोरस निकलने लगता है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन, मतलब यूरिन के माध्यम से हीमोग्लोबिन बाहर आने लगता है, क्योंकि आरबीसी की झिल्ली फट जाएगी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स होती है ना, हीमोग्लोबिन का घटक है। तो अगर कमी हो जाएगी फास्फोरस की तो हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है, जिसको हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं, मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन आने लगता है। नेक्स्ट क्या होता है? वजन कम हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था अगर भूख में कमी आएगी तो कमजोरी होगी तो वेट लॉस होगा, जिसके कारण क्या होगा? वजन कम होने लगेगा। अब इसके स्रोत क्या है कि हम कहाँ कहाँ से फास्फोरस मतलब ले सकते हैं। अनाजों का बाह्य आवरण, हमेशा आप लोगों ने सुना होगा या पुराने लोग जो होते थे चावल का ऊपर का छिलका नहीं निकालते थे। वो इसलिए नहीं निकालते थे क्योंकि मतलब उसके जो चावल का जो बाहरी आवरण रहता है, ये है चावल, तो जो चावल का जो बाहरी आवरण पतला सा जो छिलका होता है उसमें फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। तो फास्फोरस अगर चावल को पॉलिश लगाते हैं या वो करते हैं तो फास्फोरस को स्रोत कहाँ कहाँ से फास्फोरस ले सकते हैं। अनाजों के बाह्य आवरण में फास्फोरस
अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे अनाज के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, चापड़ बोलते हैं या ब्रान बोलते हैं। या आपने जो देखा होगा चावल का जो छिलका निकलता है ऊपर का, जब चावल को चलनी से छाना जाता है, मतलब उसके ऊपर का जो कठोर वाला आवरण निकालने के बाद जो पतली पतली सी झिल्ली होती है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, चापड़ या ब्रान बोलते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं फास्फोरस, मिनरल्स मिक्सचर से ले सकते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस युक्त जो मिनरल्स मिक्सचर होता है तो वो ले सकते हैं, तो फास्फोरस की डाइट कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कैल्शियम और फास्फोरस। मैंने आपको जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो कंटेंट पढ़ाया है, इससे बाहर बच्चों, चाहे आप वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो या नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें साइंस पूछता है, या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जिसमें साइंस पूछता है, तो जो कैल्शियम और फास्फोरस का जितना कंटेंट दिया है मैंने, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारा आपको पढ़ा दिया, लगभग जितना आता है एग्ज़ाम में सारा पढ़ा दिया है। तो इसको ही आप बार बार अच्छे से रीड करें। आगे हम पढ़ेंगे मिनरल्स और भी, जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, सल्फ़र है, पोटेशियम है, और भी जो सूक्ष्म मिनरल्स हैं, जो माइनर मिनरल्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।